जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्रांति यूट्यूब बैच की जो सीरीज है उसमें पॉलिटी के अंदर ये है लेक्चर नंबर 32। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी के साथ प्रेसिडेंट चैप्टर की शुरुआत जो है कर दी थी और आज इस लेक्चर में मैं प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि पिछला लेक्चर आप देख के आए हैं तो आपको ये लेक्चर बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने पिछले लेक्चर को दोस्तों स्किप किया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कम रहेगी इस टॉपिक के बारे में। तो मेरी यही दरखास्त है कि आपने पिछला लेक्चर डेफिनेटली देखा हो और तभी आप इस लेक्चर को दोस्तों जो है शुरू करें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। मैं चेक कर लूं कुछ चीजें जो है प्रॉपर काम कर रही हैं। ओके, नाइस। तो दोस्तों, आपको लोग याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो राष्ट्रपति का उसका चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक्स थे, हर चीज को हमने पढ़ा और ऐसी बातों को हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया जो पॉलिटी लोग कई साल से पढ़ रहे हैं ना, उनके मन में भी वो एज अ डाउट ही रहता है। तो उसको हमने पूरा अच्छी तरीके से क्लियर किया था। आज जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है दोस्तों वो क्या है? कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर विराजमान होना है तो उनको किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको क्या समझना है कि अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहना है तो उनको किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त दोस्तों क्या है कि वो पार्लियामेंट का यानी कि संसद का किसी भी सदन के मेंबर नहीं होने चाहिए। यानी कि वो पार्लियामेंट में ना तो वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए ना ही वो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति का चुनाव प्रेसिडेंट पद के लिए हो जाता है जो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो तो उसे उसी क्षण लोकसभा या राज्यसभा में अपनी सीट को खाली करना पड़ेगा जिस दिन से वो राष्ट्रपति का पद संभालता है। इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ। यानी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के चुनाव में जीत जाता है जो पहले से ही लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, मेंबर बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद, तो ऐसा जो व्यक्ति है ना भाई, उसको अपनी लोकसभा और राज्यसभा जिसमें भी उसकी सीट है, दोनों में तो एक साथ होगी नहीं, किसी एक में ही होगी, तो उसे अपनी उस सीट को खाली करना पड़ेगा, रिक्त करना पड़ेगा, वैकेट करना पड़ेगा और तब जाके वो प्रेसिडेंट के पद पर विराजमान हो पाएगा। इन शॉर्ट हमने ये सीख लिया कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद पर बैठेगा वो ना तो लोकसभा का मेंबर होगा और ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होगा, और अगर है तो उसको खाली करे और तब जाके वो प्रेसिडेंट के पद पर बैठेगा। ओके, चलिए दूसरी शर्त दोस्तों एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये दूसरी शर्त नहीं है, बेसिकली वो वही हो गया है उसमें कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको ये वाली हेडिंग पहले भी पढ़ा दी थी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। वो क्या हुआ है कि इंग्लिश को 1 हो गया है और हिंदी को 2 हो गया है, जबकि वो पॉइंट एक ही है। दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है, ये आपका दूसरा पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी लाभ का पद उनके पास नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद, इन शॉर्ट क्या होता है? सरकारी नौकरी। अब वो सरकारी नौकरी चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है और ऐसा व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है तो उसे अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी जाके वो राष्ट्रपति के पद पर बैठ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अपनी सरकारी नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर सकता, और अगर वो अपनी सरकारी नौकरी को कंटिन्यू कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर बैठा हुआ है, विराजमान है। उस परिस्थिति में फिर उसको प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाएगा। नहीं तो वो ऊपर बैठ के क्या करेगा? एज अ प्रेसिडेंट बड़े बड़े बिल्स पास करवा देगा ताकि उसे अपनी जो सरकारी नौकरी है उसमें जो है मदद मिल जाए। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी, ठीक है ना। लाभ का पद अर्थात सरकारी नौकरी और राष्ट्रपति के मजे, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उसके बाद क्या है कि जो भी राष्ट्रपति होगा उसको बिना कोई किराया चुकाए उसको कहां पर रहने का अधिकार मिलेगा? राष्ट्रपति भवन में रहने का अधिकार मिलेगा। सीधी सी बात है। पता है दोस्तों,
मैं जब 12th क्लास में था तो हमारे स्कूल को राष्ट्रपति भवन की विजिट पे लेके गए थे। तो कुछ ही बच्चे गए थे, उनमें से एक मैं था, मेरी खुशकिस्मती थी। तो राष्ट्रपति भवन को अगर आप ऊपर से देखोगे ना, हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से, तो ये राष्ट्रपति भवन का जो शेप है वो ऐसा है, एच, एच फॉर हिंदुस्तान, समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद बाकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी मिलेगी। पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी मिलेगी। तो प्रेसिडेंट को सैलरी देना है, बाकी सुविधाएं देना है, भत्ते देना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? जितनी पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दी उतनी जो है दे दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि जब राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते यानी कि सैलरी और अलाउंसेस डिसाइड कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो जिस दौरान राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो उस दौरान उनकी सैलरी या उनके किसी भी तरह के भत्ते यानी कि अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। कि पहले राष्ट्रपति की सैलरी थी 4.5 लाख, फिर उनसे कहा कि नहीं नहीं, अब हमको ऐसा लग रहा है कि आपने 2 साल नौकरी कर ली है, अब आपकी सैलरी को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, 3 लाख कर दिया जाए। तो ये संभव नहीं है। आप राष्ट्रपति की किसी भी सुविधा को, किसी भी वेतन को, भत्ते को, सैलरी को, अलाउंसेस को तब कम नहीं कर सकते जब वो अपने पद पर विराजमान है। ये वाले प्रेसिडेंट चले गए, दूसरे प्रेसिडेंट के आने से पहले आप कमियां कर सकते हो, लेकिन जब कोई राष्ट्रपति है उस दौरान आप कमियां नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना आप सभी को क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। दोस्तों 2018 में अपडेट हुआ था। 2018 में क्या हुआ था? अपडेट हुआ था। और ये अपडेट जो है ये प्रेजेंट टाइम तक यानी कि अभी तक यही अपडेट जो है चल रहा है। और अपडेट क्या है? राष्ट्रपति की सैलरी को 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख। यानी कि वर्तमान में प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? 5 लाख। और अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले कि ये जो वेतन में बदलाव है किस वर्ष किया गया था, तो ये 2018 में बदलाव किया गया था। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति कितने समय तक अपने ऑफिस पर, अपने पद पर विराजमान रह सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या कहती है? सामान्य रूप से नॉर्मली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने पद पर कितने वर्ष के लिए आते हैं? 5 वर्ष के लिए आते हैं। इतनी चीज आप सभी को क्लियर हुई? लेकिन अगर ये चाहें तो अपना 5 साल पूरा होने से पहले ही अपना त्यागपत्र यानी कि अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसे? अब ये प्रश्न प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। वर्तमान में तो खैर उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा, अपना रेजिग्नेशन किसे दे सकते हैं? आप बोले नहीं सर पीएम को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, नहीं, इन सबको नहीं। किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, है ना, वाइस प्रेसिडेंट को। इतना क्लियर हो गया? या फिर और क्या हो सकता है? अगर 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और ना ही प्रेसिडेंट ने खुद अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन तीसरा तरीका उनको हटाने का भी दोस्तों दिया गया है। तो जब भी हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। और हिंदी में दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं? महाभियोग। हमेशा याद रखना, यूपीएससी में भी कई दफा ये क्वेश्चन आया है कि जो इम्पीचमेंट शब्द है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, तो वहां पर अगर आप इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो टेक्निकली गलत है। क्योंकि जो इम्पीचमेंट शब्द है अर्थात महाभियोग, ये शब्द केवल प्रेसिडेंट की रिमूवल प्रोसेस यानी कि राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया है उसके लिए यूज किया जाता है। तो आप इम्पीचमेंट शब्द को, महाभियोग शब्द को कहीं दूसरी जगह उपयोग मत कीजिएगा सिवाय किसके? प्रेसिडेंट के। तो ये प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि वो महाभियोग की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है ना, समझेंगे अभी हम उसको। अच्छा, और भी क्या कोई तरीका है कि राष्ट्रपति अपने 5 साल से ज्यादा या कम रह सकते हैं? तो कम वाले तो हमने देख लिए। 5 साल से ज्यादा भी राष्ट्रपति रह सकते हैं अगर जो नए राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है तो, या उसमें कोई भी डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो 5 महीने ज्यादा लग गए, 6 महीने ज्यादा लग गए, तो पुराने वाले प्रेसिडेंट ही फिर कंटिन्यू करेंगे। समझ रहे हैं बात को? एक ये हो गया। उसके बाद
प्रेसिडेंट जो है वापस री इलेक्शन यानी कि पुनः निर्वाचन के लिए भी क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेसिडेंट एक बार बन गया तो अगली बार नहीं बन सकता, अगली बार भी बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसमें आप देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने माइंड में नहीं रखना कि इंडिया में एक व्यक्ति केवल प्रेसिडेंट 2 ही बार लगातार बन सकता है, 5 साल 5 साल, या कोई कह दे 3 साल 3 बार लगातार बन सकता है, 5 5 5, ऐसा कोई लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखें, अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखें तो वहां पर कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा बार के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, नॉट मोर देन ट्वाइस। यानी कि एक बार जब बराक ओबामा 5 साल रहे, फिर 5 साल रहे, तो 2 बार 2 टर्म्स यानी कि 2 कार्यकाल से ज्यादा आप यूएसए में तो प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, लेकिन इंडिया में कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट कितनी भी बार बन सकता। उसका कारण है क्योंकि इंडिया में जो प्रेसिडेंट का पद है उसको कोई वास्तविक शक्ति, कोई रियल पावर तो दी नहीं गई है। सारी रियल पावर किसके पास है, पीएम के पास। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया में प्रेसिडेंट बनने पर कोई भी लिमिट नहीं है। आइए एक बार रिवाइज करें दोस्तों, चलो एक बार रिवाइज करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं प्रेसिडेंट, है ना, यहां हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहां पर हमने प्रेसिडेंट लिखने के बाद इस कहानी को थोड़ा सा हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये हमने लिखा यहां पर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लिखने के बाद हमने क्या कहा, प्रेसिडेंट लिखने के बाद हमने दोस्तों कहा कि प्रेसिडेंट सामान्य रूप से, प्रेसिडेंट सामान्य रूप से यानी कि नॉर्मली कितने वर्ष के लिए होते हैं, 5 साल, 5 ईयर्स। लेकिन प्रेसिडेंट चाहें तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, यानी कि वो रिजाइन कर सकते हैं। वो रिजाइन कर सकते हैं किसे, 5 साल से पहले, यानी कि उनके 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, उन्होंने 5 साल से पहले ही क्या कर दिया, उन्होंने 5 साल से पहले ही इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। और वो अपना इस्तीफा दोस्तों किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। या फिर वो चाहें तो और दोस्तों क्या कर सकते हैं, रिमूवल यानी कि निष्कासन, निष्कासन। और प्रेसिडेंट को महाभियोग, प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं, महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, है ना, इम्पीचमेंट। तो अगर उनको हटा दिया गया तो भी वो 5 साल पूरा होने से पहले ही चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी 5 साल से पहले, ये भी 5 साल से पहले, नॉर्मली रहे तो 5 साल टिकेंगे। उसके बाद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार। विस्तार कब होगा, अगर न्यू प्रेसिडेंट का चुनाव डिले हो रहा है, अगर अगर न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अगर न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिले हो रहा है, डिले मतलब विलंब हो रहा है, उसमें विलंब आ रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, तो 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 पुराने वाले प्रेसिडेंट, तो पुराने वाले प्रेसिडेंट, तो पुराने वाले प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नए वाले नहीं आ जाते। तो पुराने वाले प्रेसिडेंट दोस्तों क्या करेंगे, पुराने वाले प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, भले ही 5 साल पूरे ही क्यों ना हो गए हों। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टेन्योर, मतलब टेन्योर नहीं, टेन्योर का मतलब तो कार्यकाल होता है 5 साल। हमको यहां पर शब्द का प्रयोग करना चाहिए, हमको यहां पर शब्द का प्रयोग करना चाहिए टर्म। काय का प्रयोग करना चाहिए, टर्म। टर्म का मतलब होता है हिंदी में कार्यकालों की संख्या। तो क्या कोई कार्यकाल की संख्या है, नो लिमिट, नो लिमिट। कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है एक व्यक्ति, कितनी भी बार, कितनी भी बार एक पर्सन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इतना क्लियर हुआ दोस्तों आप सभी को, राष्ट्रपति बन सकता है, ओके। तो ये हमने अपना रिवाइज कर लिया। और जबकि अमेरिका में तो लिमिट है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा एक जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है, मैक्सिमम 2 बार। दोस्तों ये 2 साल नहीं है,
ये 2 बार है, एक बार पूरा फिर दूसरी बार पूरा, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब आगे बढ़े। आगे बढ़ के दोस्तों क्या है, अब प्रेसिडेंट को आप हटा सकते हो, और प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस को इम्पीचमेंट कह रहे हो, महाभियोग कह रहे हो, लेकिन अब ये भी तो बता दो कि प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है, कैसे वो काम करती है। तो आइए एक बार पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, लेकिन सबसे पहले कारण तो जानो। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रेसिडेंट को किस कारण से इम्पीच करते हैं, प्रेसिडेंट का महाभियोग किस रीजन की वजह से होता है। तो आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, केवल एक ही कारण बताया जाता है प्रेसिडेंट को हटाने का। आज तक तो किसी प्रेसिडेंट को कभी नहीं हटाया गया, लेकिन कभी हटाया जाएगा तो एक ही कारण से हटाया जाएगा, वो क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन। अगर किसी राष्ट्रपति ने किसी भी तरीके से संविधान का उल्लंघन किया है तो फिर उसके ऊपर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट प्रोसेस को चलाया जाता है। अब चूंकि राष्ट्रपति बिना पीएम और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद, उनकी सलाह मशवरा के प्रेसिडेंट वैसे ही कुछ नहीं करता, तो उससे संविधान का उल्लंघन कैसे ही करेगा वो, इसीलिए आज तक किसी प्रेसिडेंट को हटाया भी नहीं गया। लेकिन कारण समझ में आया। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? सो देयर इज ओनली वन रीजन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति के महाभियोग के पीछे क्या कारण है? केवल एक ही कारण है, संविधान का उल्लंघन। ये रट लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब क्या संविधान में कहीं इस शब्द का मतलब समझाया गया है? तो भैया कहीं नहीं समझाया गया। एग्जैक्टली संविधान का उल्लंघन के भीतर तुम क्या क्या शामिल करते हो, क्या चीज है संविधान का उल्लंघन, क्या संविधान में कहीं बताया गया है? नहीं। Exactly what do you mean by the violation of the constitution? Is it anywhere mentioned in the constitution? No, not at all. कहीं बताया ही नहीं है कि इस शब्द के भीतर आप क्या शामिल करते हो, आपके अनुसार क्या है संविधान का उल्लंघन, नहीं बताया। तो अगर कभी डिसाइड करने का मौका आया, कौन डिसाइड करेगी? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब हम एक बार इंपीचमेंट का प्रोसेस समझ लेते भैया, कैसे क्या हटाया जाता है। अब सुनिए, अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस शुरू करनी है तो आप उसे ईदर हाउस यानी कि संसद के किसी भी सदन में आप उसको प्रारंभ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है आप उसको चाहें तो लोकसभा में शुरू कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको राज्यसभा में शुरू कर सकते हैं। शुरू हो गई, चलिए जगह डिसाइड कर ली कि लोकसभा में शुरू करें या राज्यसभा में, आपने जगह डिसाइड कर ली। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, उसके ऊपर उस सदन के 1/4 मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए। कितने के सिग्नेचर होने चाहिए? 1/4। अगर फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में मान के चलते हैं, हम लोग मान लेते हैं लोकसभा में 540 मेंबर हैं। कितने हैं? 540। तो मुझे इसको कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 1/4। तो 4 1 जा 4, कितना बचा? 14। 4 3 जा 12, कितना बचा? 2। 4 5 जा 20। अगर लोकसभा में 540 मेंबर हैं, मैंने कैलकुलेशन सरल करने के लिए बता दिया है, नहीं तो आप मेरे पार्लियामेंट के लेक्चर शुरू से देख लो, आपको सब पता चल जाएगा कहां कितने मेंबर होते हैं और कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सब मैंने समझाया हुआ है। तो अगर 540 मेंबर लोकसभा में हैं तो 1/4 मतलब 135 मेंबर्स को सिग्नेचर करना पड़ेगा कि जी हां हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इसको राज्यसभा के नजरिए से देखोगे तो राज्यसभा के मेंबर्स देख लो। अगर राज्यसभा में भैया मान के चलो 240 मेंबर हैं, तो 1/4 कर दो 240, तो कितना आ गया? 60। तो राज्यसभा में अगर प्रक्रिया शुरू हुई है तो वहां पर 60 लोगों को दस्तखत करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो 1/4 मेंबर्स को आरोपों के ऊपर साइन करना पड़ेगा कि जी हां हम हटाना चाहते हैं। और जब वो लोग साइन वगैरह कर देंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का एडवांस में नोटिस भेज दिया जाएगा कि भैया देखो आपको हटाने की प्रोसेस जो है शुरू हो चुकी है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, जब ये कहानी पूरी शुरू हो गई ना, अब हमको क्या करवाना है? अब हमको ध्यान सुनना है। अब क्या है? अब हमको बहुमत चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? बहुमत चाहिए। क्या चाहिए हमको? बहुमत। कहां लिखा हुआ है हिंदी में बहुमत? ये लिखा बहुमत। और हमको कितना बहुमत चाहिए? 2/3 चाहिए। कितना चाहिए? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस।
क्या बोला गया, क्या बोला गया, सुनिएगा। अभी तो केवल प्रोसेस शुरू हुई है। प्रोसेस को शुरू करने के लिए उस हाउस में जितने भी टोटल मेंबर हैं, जितने भी कुल सदस्य हैं, उनमें से 1/4 लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद और प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस भेजने के बाद इसको माना जाता है कि प्रोसेस इज स्टार्टेड, प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। लेकिन अब फाइनली हमको लोगों से वोट मांगना पड़ेगा कि भैया कौन कौन इनको हटाना चाहता है, और वो तभी हटाने की बात मंजूर की जाएगी जब दोनों हाउस में 2/3 सदस्य हटाने के पक्ष में वोट डालेंगे। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल क्या लिया, 2/3 लोगों को वोट डालना है। अब जैसे कि मान के चलिए मैंने अभी राज्यसभा में एग्जाम्पल लिया कि राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, 240। कैलकुलेशन सरल करने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब मैं इसका 2/3 करूंगा तो 3 8 जा 24, 80 इंटू 2, यानी कि राज्यसभा में मैं राज्यसभा की तरफ से इंपीचमेंट की प्रोसेस को पास तभी मानूंगा जब राज्यसभा के 160 मेंबर्स ने अपना वोट प्रेसिडेंट को हटाने के पक्ष में दिया होगा। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन मुझे कहां कर लेना है, लोकसभा में। लोकसभा में जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उसको 2/3 कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा मुझे उतने मेंबर्स का वोट चाहिए। किसके पक्ष में, राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में। तभी राष्ट्रपति को हटाने की बात जो है आगे बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर हुई। तो मुझे लोकसभा में अगर प्रोसेस शुरू हुई है तो लोकसभा में भी मुझे 2/3 सदस्यों का वोट चाहिए ही चाहिए, और अगर राज्यसभा में गया है फिर वो वोट, तो फिर राज्यसभा में भी, मतलब लोकसभा के भी 2/3 सदस्यों का वोट चाहिए और राज्यसभा के भी 2/3 सदस्यों का मुझे वोट चाहिए। तभी जाके ये माना जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मंजूरी देते हैं प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद हमने ये देख लिया, जब ये दोनों हाउस में प्रोसेस चल रही होती है प्रेसिडेंट को हटाने की, तो वहां पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है, वहां पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि राष्ट्रपति चाहे तो अपनी सफाई में वो कुछ बोल सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा, अगर दूसरे हाउस ने भी पास कर दिया 2/3 बहुमत के साथ तो प्रेसिडेंट जो है हट जाएंगे, खत्म कहानी। क्या कितना सिंपल था, रिवाइज करवाऊं? चलो देखो, अगर मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रेसिडेंट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। प्रेसिडेंट का महाभियोग, महाभियोग लिख दूं इंपीचमेंट की जगह, समझ ही जाओगे। प्रेसिडेंट का महाभियोग, प्रेसिडेंट का महाभियोग यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने की कहानी जो है चल रही है। तो प्रेसिडेंट को हटाने की कहानी की शुरुआत सबसे पहले क्या होगी, सदन, सदन को सेलेक्ट करो, यानी कि किस हाउस में आप शुरू करना चाहते हो प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस। लोकसभा भी हो सकता है या राज्यसभा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस की शुरुआत हुई है। अब मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मुझे राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स, अब मुझे राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए? सिग्नेचर। और काय पे सिग्नेचर चाहिए? आरोपों पर, आरोपों पर। और कौन से आरोप? जो प्रेसिडेंट पर लगाए गए हैं। तभी तो मैं मानूंगा कि राज्यसभा वाले इंटरेस्टेड हैं प्रेसिडेंट को हटाने में। तो पहले कम से कम 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर लेके आओ, तब मैं मानूंगा कि तुम इंटरेस्टेड हो हटाने में। नहीं तो प्रोसेस शुरू होने से पहले क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स ने क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। अब यहां पर एक बात आपको क्या समझनी है, लोकसभा में जाके हमको वापस से 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर नहीं लेने। ये जो सिग्नेचर लेने की प्रोसेस है ना, ये केवल शुरू करने के लिए है। अगर राज्यसभा में शुरुआत हुई है तो वहां पर 1/4 मेंबर के सिग्नेचर ले लो। अगर लोकसभा में शुरुआत हुई है तो लोकसभा में 1/4 मेंबर के सिग्नेचर ले लो। मतलब ये सिग्नेचर लेने का काम लोकसभा राज्यसभा दोनों में नहीं करना, केवल उस हाउस में करना है जिसमें हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये खेल था, यहां पे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, अब उसके बाद यहीं पर इसी में प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस भेजना है।
प्रेसिडेंट को 14 डेज का क्या भेजना है? नोटिस। प्रेसिडेंट को 14 डेज का क्या भेजना है? नोटिस। उसके बाद क्या होगा? उसके अब राज्यसभा में प्रोसेस शुरू हो गई है। अब क्या होगा? राज्यसभा के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य, राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स का वोट चाहिए। या तो ये वोट पक्ष में देंगे यानी कि फेवर में, या फिर ये विपक्ष में देंगे। पक्ष का मतलब क्या है कि जी हां हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, विपक्ष का मतलब क्या है कि हम नहीं प्रेसिडेंट को हटाना चाहते, ठीक है ना, जो भी है। अगर इन्होंने पक्ष में दिया, अगर इन्होंने विपक्ष में दे दिया तो मामला वहीं खत्म, फिर तो नहीं हटने वाले प्रेसिडेंट, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा दोनों की मंजूरी चाहिए होती है। अगर इन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हम नहीं हटाना चाह रहे, तो फिर खत्म मामला, फिर खत्म, नहीं हटेंगे प्रेसिडेंट। लेकिन अगर इन्होंने कह दिया कि जी हां हम हटाना चाहते हैं, तो फिर ये केस कहां जाएगा? अब राज्यसभा का मैटर खत्म, अब ये लोकसभा में जाएगा। और ये लोकसभा में सेकंड नंबर पर इसीलिए आया है क्योंकि हमने मान के चला है कि हमने राज्यसभा से प्रोसेस को शुरू किया है। अब ये लोकसभा में इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि लोकसभा वालों के पास तो पहली बार ये केस आया है ना, तो लोकसभा वाले क्या करेंगे? जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। और और अगर और अगर 2/3 सदस्यों ने और अगर 2/3 सदस्यों ने पक्ष में वोट डाल दिया ना, पक्ष में मतलब कि जी हां हम भी हटाना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, पक्ष में वोट दिया, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट हट जाएंगे, सीधी सी बात है। प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट का महाभियोग हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो बस इतना सा काम रहता है, फटाक से हो गया। सिग्नेचर केवल एक ही जगह लेने हैं, लेकिन 2/3 मेंबर्स का जो अप्रूवल है, जो वोट है, वो दोनों जगह लेना है। जब दोनों जगह से मिलेगा तभी प्रेसिडेंट हटेंगे। एक हाउस ने अप्रूवल दे दिया कि जी हां हटाओ, और दूसरे ने मना कर दिया कि मत हटाओ, तो एक कह रहा है हटाओ, दूसरा कह रहा है नहीं हटाओ, तो फिर नहीं हटेंगे। दोनों का हाँ चाहिए। दोनों चाहते हो क्या हटाना? क्या दोनों हाउस में 2/3 मेंबर्स का वोट मिल गया है हटाने के पक्ष में? तभी हटाएंगे, वरना नहीं हटाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा रिवीजन हो गया। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाता हूं, जिसे व्यक्ति जल्दबाजी में पढ़ते हुए भूल जाता है ना। अब आप देखें कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है उसको हमने क्या कहा? इम्पीचमेंट कहा, महाभियोग की प्रक्रिया कही। तो इसको हम पता है क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यानी कि क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीजर। क्या कहते हैं? क्वाज़ाई जुडिशियल प्रोसीजर, यानी कि अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक पता है क्या होता है? कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें अदालत जैसे कुछ विशेषताएं देखने को मिले, कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जहां पर मुझे एक फील आए कि यार ये पावर तो अदालत जैसी इसमें फील हो रही है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाज़ाई जुडिशियल, यानी कि अर्ध न्यायिक। अब यहां पर दोस्तों, अब यहां पर प्रेसिडेंट को हटाने के संबंध में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। क्या बोला कि मैंने आपसे कहा था कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट के चुनाव के दौरान हम केवल इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि निर्वाचित सदस्यों को ही बुलाते हैं। अब मैं वापस पूरी कहानी रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने कहा पिछला लेक्चर देख के आना। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि निर्वाचित सदस्यों को ही बुलाया जाता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं बुलाया जाता। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाने की बारी होती है तब हम नॉमिनेटेड वालों को भी, मनोनीत वालों को भी बुला लेते हैं। तो आपने क्या देखिए, सिंपल, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनको कब नहीं बुलाया गया था? इलेक्शन के दौरान नहीं बुलाया जाता है। इनको इलेक्शन के दौरान नहीं बुलाया जाता क्योंकि ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेटेड होते हैं, तो ये पक्षपात कर सकते हैं। तो इलेक्शन के दौरान नहीं बुलाया जाता, इलेक्शन के दौरान नहीं बुलाया जाता, ठीक है। लेकिन लेकिन इम्पीचमेंट के दौरान, महाभियोग के दौरान बुला लिया जाता है। लेकिन इम्पीचमेंट के दौरान, महाभियोग के दौरान बुला लिया जाता है।
लेकिन इम्पीचमेंट के दौरान, महाभियोग के दौरान बुला लिया जाता है, बुला लिया जाता है, बुला लिया जाता है। इतना क्लियर हुआ पहली चीज। उसके बाद आप क्या देखेंगे, उसके बाद आप कुछ चीजें समझने का प्रयास करिए, कुछ कुछ चीजें आप समझने का प्रयास करिए। मैंने आपको वहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक चीज और पढ़ाई थी, एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको कहा था कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, टोटल वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 ऐसी हैं जिनका नाम है दिल्ली, उसी के साथ साथ पुडुचेरी और उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की क्या है, जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। इनके पास अपनी खुद की क्या है? इनके पास अपनी खुद की विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जब दोस्तों इनके पास खुद की विधानसभा है तो उस विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि जनता के द्वारा चुने गए निर्वाचित सदस्य, या सिंपल शब्दों में कहें एमएलए, विधायक, वो भी होंगे। जब विधानसभा है तो विधायक भी होंगे। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इसकी जो विधानसभाएं हैं, इन तीनों यूनियन टेरिटरीज की जो विधानसभाएं हैं, यहां के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आते थे, मैंने आपको बताया था। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात होगी तो उस दौरान, जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात होगी दोस्तों, तो उस दौरान आपको एक चीज समझ लेनी है कि किसी भी यूनियन टेरिटरी से किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? किसी भी यूनियन टेरिटरी से किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया जाएगा प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस के दौरान, क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाने की जो पावर है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा को दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी का कोई भी बंदा कहीं का भी हो नहीं आएगा। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हमारे देश में जितने भी 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की अपनी विधानसभा है, तो वहां से भी निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स आया करते थे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो अब इनको भी नहीं बुलाएंगे। इलेक्शन में तुम स्टेट से बुला सकते हो, लेकिन हटाने के दौरान स्टेट से नहीं बुला सकते। अगर मैं इसको संक्षेप में समझाना चाहूं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य आ सकते थे। सारे के सारे 28 राज्यों में जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां के भी इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य इलेक्शन में आ सकते थे। 8 यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के पास जो अपनी खुद की विधानसभाएं हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य प्रेसिडेंट इलेक्शन में आ सकते थे। लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने के दौरान स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को कोई शक्ति नहीं दी गई है। प्रेसिडेंट को हटाने की शक्ति केवल लोकसभा और राज्यसभा के पास ही है। पहला बदलाव ये। साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है, निर्वाचित के अलावा कोई मनोनीत सदस्य भी है, तो वो भी प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसेस में शामिल हो सकता है। जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स को इलेक्शन के दौरान किसी भी तरह का स्थान नहीं दिया गया था। इतना क्लियर हुआ? तो मैं आप सभी से दोस्तों क्या चाहता हूं, मैं आप सभी से चाहता हूं कि जो आपका क्रांति बैच का पॉलिटी का जो आपका रजिस्टर है उसमें आप एक डिफरेंस बनाइएगा और डिफरेंस में आप बीच में एक लाइन खींचिएगा और यहां पर आप लिखिएगा कि भैया ये है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन आएगा, और यहां पर आपको लिखना है कि प्रेसिडेंट के महाभियोग यानी कि हटाने की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन आएगा। जैसे कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर को ईएम लिख दूं, क्या हिंदी वाले समझ जाएंगे? निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इतना क्लियर हुआ? सिमिलर तरीके से कितने स्टेट? 28 स्टेट। 28 स्टेट की विधानसभाएं और उसके भी निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज केवल कितनी? 3। इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स। हटाने के दौरान केवल लोकसभा और राज्यसभा खेल खेलती है।
और लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी कि निर्वाचित सदस्य और नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि मनोनीत सदस्य दोनों आ सकते हैं। 28 राज्यों को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है हटाने के दौरान, और किसी भी यूनियन टेरिटरी को कोई शक्ति नहीं दी गई है हटाने के दौरान। ये और रिवाइज करवा दिया, क्योंकि मेरा काम दोस्तों आपको सिर्फ पढ़ाना थोड़ी ना है, आपको समझाना, बार बार समझाना, याद करवाना, दिमाग में क्लैरिटी देना, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कभी कभार क्या है, कभी कभार क्या, मैं जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या ये सर केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ा रहे हो, तो उनके दिमाग में डाउट जाता है कि बोल भाई बंदा इतना तो पूरा तो पढ़ा रहा है, तो केवल प्रीलिम्स का तो होगा नहीं। तो यस ऑफ कोर्स, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी जो पढ़ाने की शैली है, जो स्टाइल है पढ़ाने की, उसके अंदर मैं केवल प्री कभी पढ़ा ही नहीं पाता। मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा लूँ ना, आप मुझसे प्रीलिम्स की यूनिट 9 पढ़वा लो, तो मैं जो कंप्यूटर पढ़ाऊंगा आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि उसमें सब ही पढ़ा डालूंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि यार मैं छोड़ूं क्यों। और मैं छोड़ता ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस फॉलो नहीं करूंगा, फॉलो करूंगा सिलेबस, लेकिन डेप्थ दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो यार वो सुपरफिशियल जो पढ़ाई है ना, ऊपर ऊपर से, वहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है कि माउस पढ़ के चले गए, कीबोर्ड पढ़ के चले गए, सिर्फ यहां से थोड़ा ना क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर में, गहराई में बनेगा क्वेश्चन। क्या समझे? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम ये बात करते हैं राष्ट्रपति की पद की रिक्तता, वैकेंसी, ठीक है ना। वैकेंसी, अब देखिए वैकेंसी कैसे होती है हमको समझना है। इससे इस हेडिंग का बेसिकली मतलब क्या है, पहले आप वो जानो। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता मतलब प्रेसिडेंट की पोस्ट, पोस्ट मतलब पद, खाली हो जाना। प्रेसिडेंट का पद क्या हो जाना? खाली हो जाना। इसको मैं क्या कहता हूं? वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, यानी कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति है ना, रिक्ति। अच्छा, अब कैसे कैसे होता है, मुझे एक बात बताओ। जब प्रेसिडेंट अपने 5 वर्ष पूरे कर लेंगे, जब प्रेसिडेंट अपने 5 साल पूरे कर लेंगे, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 5 साल पूरे हो गए, पद खाली हो गया, अब नया राष्ट्रपति आएगा, वो पद को भरेगा। उसके साथ अगर प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, अपना त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो भी प्रेसिडेंट का पद क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट को 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही इम्पीचमेंट की प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया जाता है, तो भी प्रेसिडेंट का पद जो है खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। ठीक है। या फिर अगर हम देखें कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी कारण की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो भी उनकी जो पोस्ट है वो क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब आप कहोगे कि सर प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद संभाला प्रेसिडेंट होने के साथ साथ, तो उनकी प्रेसिडेंट की नौकरी चली जाती है। समझ रहे हैं? डिस्क्वालीफाई, अगर हम प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं किसी कारणवश, जैसे कि उन्होंने लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा था, कहीं और भी नौकरी कर रहे थे, तो हमने उनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया। या फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि भैया जो प्रेसिडेंट हैं और जो चुनाव जीत के प्रेसिडेंट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जांच में पाया कि उस चुनाव में स्कैम था, फ्रॉड था, या किसी प्रकार की गलती थी, तो जो प्रेसिडेंट बने हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। भैया जब आपके चुनाव में ही फॉल्ट था, आपके चुनाव में ही गड़बड़ थी, तो आप तो प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकते। तो हमने जब जांच करी, सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच करी, तो उनको पता चला कि भैया फॉल्ट था इलेक्शन में, तो प्रेसिडेंट को क्या कर दिया? हमने हटा दिया। लेकिन मैंने इसी के संबंध में एक बड़ी ही स्पेशल बात आपको पढ़ाई थी कि जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन जाता है, भले ही वो 3 महीने बाद उसके चुनाव को रद्द ही क्यों ना कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसके इलेक्शंस को वॉइड ही क्यों ना डिक्लेयर कर दे, लेकिन वो व्यक्ति 3 महीने तो प्रेसिडेंट रहा ना,
तो 3 महीने जब वो प्रेसिडेंट रहा, उस दौरान उसने जितने भी फैसले लिए वो सब वैध होंगे, यानी कि वैलिड होंगे, भले ही उसको 3 महीने बाद हटा ही क्यों नहीं दिया जाता। और ये मैंने बोला था कि ये इसीलिए किया जाता है ताकि राष्ट्रपति के पद की गरिमा, उसकी रेस्पेक्ट, उसका सम्मान जो है वो बना रहे। ठीक है ना। अच्छा, तो ये 5 तरीके दोस्तों आपने देखे जब प्रेसिडेंट की जो पद है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो क्या हो सकता है, वैकेंट हो सकता है, रिक्त हो सकता है। समझ गए आप बात को। अच्छा, अच्छा, उसके बाद आप एक चीज समझिए, उसके बाद आप एक चीज समझिए, वो पहली लाइन में दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है, इसको आप एक तरीके से यहां से आप जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनको आप नोट समझ लो। क्या समझ लो? नोट। क्योंकि 5 तरीके तो आपने जान लिए कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या हो सकती है, वैकेंट हो सकती है, खाली हो सकती है। अब वो क्या कहता है, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई, प्रेसिडेंट की पोस्ट रिक्त हो गई, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के 5 साल समाप्त हो गए थे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब 5 साल समाप्त हो जाएं, उसके बाद तुम नया प्रेसिडेंट चुनने बैठे हो तो समय लगेगा। तो जैसे ही 5 साल पूरे होने वाले हैं पिछले प्रेसिडेंट के, उसी से पहले आप नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लो, ताकि जब ये 5 साल पूरे करके जाएं तब फटाफट दूसरे राष्ट्रपति इनके पोस्ट पर आके बैठ जाएं। नहीं तो बीच में गैप आ जाएगा फालतू का कि मैं 5 साल पूरा करके जा रहा हूं, अब कब तो तुम चुनाव करवाओगे, कब फिर प्रेसिडेंट आएंगे, फिर वो कब बैठेंगे, तो बीच में पता चला 2-3 महीने का गैप आ गया। और 2-3 महीने का गैप आ नहीं सकता, अगर आएगा तो पुराने वाले को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई पुराने वाले राष्ट्रपति के 5 साल जब पूरे होने वाले हों तो उससे कुछ समय पहले ही नए राष्ट्रपति के लिए आप चुनाव करवा लो, ताकि बीच में क्या ना आए, गैप ना आए। ठीक है ना। आप वीडियो को टप से ऐसे पॉज करोगे और इस पूरे पॉइंट को आप जब पढ़ेंगे तो आपको यही बात जो है जानने को मिलेगी, जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझा दी है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव करने के, जो नया राष्ट्रपति आने वाले हैं ना, अगर उनके चुनाव में किसी भी प्रकार का विलंब होता है, किसी भी प्रकार का डिले होता है, तो जो पुराने वाले प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि वो उनको फिर 5 साल के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने जितना भी समय लग रहा है। समझ रहे बात को। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, आ, ये जो बात लिखी हुई है ना कि पुराने वाले प्रेसिडेंट ही कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नए प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता, तो ये बात कहां लिखी हुई है? तो ये बात जो है कहां नहीं लिखी है, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं कि भैया पुराना प्रेसिडेंट जाने वाला है, उसके 5 साल पूरे होने वाले हैं, आप उससे पहले ही नए प्रेसिडेंट के चुनाव करवा लो। हम क्यों करते हैं ऐसा? ताकि बीच में गैप ना आए। ये मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन इसके लिए टेक्निकल शब्द क्या है? टेक्निकल शब्द है इंटेरिग्नम। इंटेरिग्नम यानी कि शासन शून्यता, शासन शून्यता, यानी कि बीच में गैप आ गया तो शून्य हो गया वो गैप, कि भैया उस दौरान तो कोई शासन कर ही नहीं रहा, कोई प्रेसिडेंट है नहीं, पुराने वाले का 5 साल पूरा हो गया, वो चले गए, नए वाले के चुनाव अभी हुए नहीं है, तो बीच में क्या होगा, इंटेरिग्नम यानी कि शासन शून्यता आ जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं नहीं चाहता कि वो आए, इसीलिए जब तक पुराने वाले के 5 साल पूरे हों आप उससे पहले ही नए वाले प्रेसिडेंट के चुनाव करवा लीजिए। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ है ना? इतना क्लियर हुआ। कभी कभार पता है व्यक्ति क्या गड़बड़ करके आ जाता है, व्यक्ति ये गड़बड़ करके आता है, जैसे कि ये मानो ये प्रेसिडेंट के 5 साल हैं, ठीक है, पुराने वाले प्रेसिडेंट यहां तक आए और 5 साल पूरा करके वो चले गए, उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट का जो समय है वो यहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हुआ नए प्रेसिडेंट का समय यहां से, इस पॉइंट से, तो ये बीच में गैप हो गया, तो इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं, शासन की शून्यता यानी कि इंटेरिग्नम। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई गैप बीच में आए, तो कभी कभार एस्पिरेंट्स जो है कंफ्यूज होकर लिख देते हैं कि इस समय में, इस खाली समय में पुराने प्रेसिडेंट और नए प्रेसिडेंट के बीच में जो खाली समय है, पुराने प्रेसिडेंट और नए प्रेसिडेंट के बीच में जो खाली समय है, तो इस खाली समय में वाइस प्रेसिडेंट पद पर नहीं बैठते
और जबकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होके कह देते हैं कि जी हाँ वही बैठते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, है ना। पुराना प्रेसिडेंट गया, नए प्रेसिडेंट के चुनाव में समय है, बीच में गैप आ गया, तो इस गैप को वाइस प्रेसिडेंट नहीं भरेंगे, इस गैप को वाइस प्रेसिडेंट नहीं भरेंगे, इस गैप को पुराना वाला प्रेसिडेंट ही भरेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वाइस प्रेसिडेंट कब आएंगे फिर प्रेसिडेंट का पद संभालने, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाइस प्रेसिडेंट कब आएंगे उनका पद संभालने, ध्यानपूर्वक आप मेरी बात को सुन लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको 5 पॉइंट ऊपर पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को हटा दूं कि पुराने वाले प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे हो गए लेकिन नया वाला प्रेसिडेंट का चुनाव अभी तक हुआ नहीं है, तो फर्स्ट वाले पॉइंट के अनुसार ओल्ड प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू, यानी कि पुराने वाले राष्ट्रपति ही 5 साल के बाद भी कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट वाले पॉइंट में, फर्स्ट वाले केस में वाइस प्रेसिडेंट को आने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाले केस में उपराष्ट्रपति को आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले केस में वाइस प्रेसिडेंट को दोस्तों आने की जरूरत नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट कब आएंगे, कब अपना काम संभालेंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रोल कब निभाएंगे, किस सिचुएशन में, तो वो समझ लीजिए। सिचुएशन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये जो मैंने आपको पढ़ाई की, इस्तीफा दे दिया, हटा दिया गया, डेथ हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गए, इलेक्शन रद्द हो गए, तो ये 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये और ये, इतना क्लियर हुआ। इन चारों कंडीशंस में, इन चारों कंडीशंस में, इन चारों कंडीशंस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर बैठते हैं, प्रेसिडेंट के पद पर, पद मतलब पोस्ट। क्लियर हुआ भाई, इतना बारीकी से इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। डिटेल में पढ़ने वाला एक बार रो सकता है कि यार कितना डिटेल पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आधा अधूरा पढ़ेगा वो बार बार हर साल रोएगा। समझ रहे हैं आप कहानी को। देखो पता है, जब मैं अपना जो मेरा मेंस का कोर्स है, मैं उसमें ऐसा लेवल पे लेके जाता हूँ ना भाई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यार मैं 1 साल का कोर्स पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कोई व्यक्ति केवल अपना 1 साल दे दे मुझे, मैं उसको पूरा मेंस का कोर्स पढ़ा दूंगा फ्री शामिल करके। तो क्या ही बुरी बात है यार। और जहां पर दो दो कुछ कितने सारे संस्थान हैं, 2-2 साल तक सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, कभी कोई भाग गया, कभी कोई भाग गया, कभी कोई छूट गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम तो पूरी डिटेल में जाते हैं, 1 साल के भीतर खत्म करवा देते हैं। फिर भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं सर यार बहुत ज़्यादा डिटेल हो रही है, इतना डिटेल में मत पढ़ाओ। अरे भाई, तो तुम क्या आधा पेपर क्लियर करना चाहते हो? तुम क्या ये चाहते हो कि एग्जाम में 300 नंबर का पेपर आए, तुमसे केवल 100 ही नंबर का बने? हम तो ये चाहते हैं कि तुमसे 300 नंबर का बने। फिर भले ही वो चेक करने वाला तुमको 300 नंबर का तुम पूरा लिख के आए हो, लेकिन उसने तुमको 200 ही दिए, 250 ही दिए, वो अलग बात है, लेकिन तुमसे तो पूरा बने कि नहीं बने, ऐसा है। प्रीलिम्स में तुम क्या चाहते हो, 100 में से तुम हमेशा वही 60, 65, 70, 75 उसे फंस जाओ, और जबकि सेफ साइड पर रहने के लिए 80 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। तो वो 3-4 का गैप क्यों रह जाता है? अगर आप डिटेलिंग ही नहीं करते तो 3-4 गैप तो रहेगा ना भैया, ऐसी बात है, ठीक है ना। तो ये चारों केस में अगर कुछ भी प्रेसिडेंट को हुआ तो फिर उनके पद को कौन संभालेंगे? वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, ठीक है। इतना स्पष्ट बताया है, इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता दोस्तों मेरी नजर में, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमने कह दिया, ये वही चारों कंडीशन के नाम लिखे हैं कि रेजिग्नेशन दे दिया, पद से हटा दिया, डेथ हो गई, अदरवाइज या इलेक्शन रद्द हो गए, तो इन सारी जगहों पर, इन सारी जगहों पर जो है, इन सारी जगहों पर वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना काम संभालते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको और समझनी है कि अभी जो मैंने आपको ऊपर 4 केस पढ़ाए ना, जैसे कि रेजिग्नेशन दे दिया, पद से हटा दिया, डेथ हो गई,
या कोई अन्य कारण था, डिस्क्वालीफाई कर दिया, इलेक्शन रद्द हो गए, अगर ऐसा इन चारों में से अगर कुछ भी हुआ ना, तो कितने महीने का समय रहता है? 6 महीने का समय रहता है, जिसके भीतर हमको नया चुनाव करवा के नए प्रेसिडेंट को बिठाना पड़ता है। नया चुनाव करवा के नए प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है? बिठाना पड़ता है। लेकिन उस दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो 6 महीने के दौरान जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काम संभालते हैं प्रेसिडेंट का। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को? ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया। अच्छा, और जो नया बंदा, जो नया प्रेसिडेंट आता है, वो अपने पूरे 5 साल के लिए फिर अपने पद पर रहता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत वाली चीज ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता ही दिया। वाइस प्रेसिडेंट वाला पॉइंट भी मैंने आपको पीछे ही बता दिया। ठीक है ना। अच्छा, हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब दोस्तों हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम देखते हैं एक चीज को, हम और देखते हैं। अभी आपने जो शब्द पढ़ा है ना, अभी जो आपने शब्द पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आपने? वैकेंट। वैकेंट पढ़ा है आपने ना, वैकेंट। वैकेंट को हमने हिंदी में क्या कहा? रिक्त कहा। अब इसका मतलब क्या होता है? जब जब पोस्ट जब पोस्ट परमानेंट खाली हो जाए, जब पोस्ट परमानेंट खाली हो जाए। ये छोटे छोटे टेक्निकल चीजें हैं जो हम सीखते नहीं हैं, और सीखते नहीं है क्योंकि डिटेल में नहीं पढ़ते। चाहे 5 साल पूरे हो जाएं, 5 साल पूरे हो गए तो परमानेंट ही तो खाली हो गई सीट, अब नया आएगा वही तो भरेगा। ऐसा तो है नहीं कि बस 5 साल पूरे हो गए, अभी हम थोड़ा खाना पीना खा के आते हैं फिर आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। परमानेंट सीट खाली हो गई। परमानेंट सीट खाली का मतलब क्या है? कि अब नया चुनाव ही करवाना पड़ेगा, है ना। जब पोस्ट परमानेंट खाली हो जाए और न्यू इलेक्शंस करवाने पड़े, क्या करवाने पड़े? न्यू इलेक्शंस, यानी कि नए चुनाव करवाने पड़े। और न्यू इलेक्शंस यानी कि नए चुनाव करवाने पड़े। इतनी बात क्लियर हुई? 5 साल पूरे हो गए, सीट परमानेंट खाली, नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। डेथ हो गई, सीट परमानेंट खाली, नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। इस्तीफा दे दिया, सीट परमानेंट खाली, नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, महाभियोग, सीट परमानेंट खाली, फिर नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया, सीट खाली, नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही रद्द हो गया, सीट खाली, नए चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो वो ऊपर पांचों की पांचों कंडीशन जो आपने पढ़ी थी वो किसकी थी? वैकेंसी। किसकी थी? वैकेंसी, है ना। बार बार स्पष्ट बता रहा हूं, किसकी थी? वैकेंसी। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। ऊपर ऊपर जो आपने ऊपर जो आपने 5 कंडीशंस पढ़ी, ऊपर जो आपने 5 कंडीशंस पढ़ी, वो सब वैकेंसी से रिलेटेड थी। वो सब वैकेंसी यानी कि रिक्ति से संबंधित, यानी कि रिलेटेड। इतना क्लियर हुआ? लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सीट खाली ना हो और प्रेसिडेंट जो है उनको बुखार आ गया है और वो कुछ समय तक मौजूद नहीं है, तो फिर उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? है ना, तो हम उस केस को क्या कहेंगे दोस्तों? हम उस केस को कहेंगे एब्सेंस। क्या कहेंगे? हम उस केस को कहेंगे एब्सेंस। क्या कहेंगे दोस्तों? एब्सेंस। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। हम उस केस को कहेंगे एब्सेंस, अनुपस्थिति। क्लियर हुआ? ये डिफरेंट केस है। यहां पर परमानेंट सीट खाली नहीं हुई है, यहां पर टेम्पररी सीट खाली हुई है। यहां पर क्या हुआ है? यहां सीट दोस्तों केवल टेम्पररी रूप से खाली हुई है ना। यहां पोस्ट अस्थाई रूप से, यहां प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो अस्थाई रूप से यानी कि टेम्पररी खाली हुई है। टेम्पररी खाली हुई है। और टेम्पररी खाली हुई है मतलब प्रेसिडेंट वापस लौटेंगे। अभी बीमार हैं, मतलब प्रेसिडेंट वापस लौटेंगे। अभी वो परमानेंट हटे नहीं है, अभी प्रेसिडेंट वापस लौटेंगे। इतनी चीज आप सभी को दोस्तों क्लियर हुई? प्रेसिडेंट अभी वापस लौटेंगे। तो जब प्रेसिडेंट की पोस्ट टेम्पररी खाली होती है
तो कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट संभालता है। भाई नया वाला प्रेसिडेंट थोड़ी ना आएगा, कोई परमानेंट खाली थोड़ी ना हुई है कि मैं फ्रेश चुनाव करवाऊं फिर नया प्रेसिडेंट आए और वो संभाले। टेम्पररी खाली हुई है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अभी भी है, बस कुछ समय के लिए नहीं है। तो जब वो कुछ समय के लिए नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। क्लियर हुआ? तो आपने समझ लिया कि वाइस प्रेसिडेंट कब कब संभालेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कब कब संभालेंगे पोस्ट को। तो एक तो तब जब केवल एब्सेंस है, अनुपस्थिति है और प्रेसिडेंट वापस लौट के आ सकते हैं, कुछ समय के लिए नहीं है, तब वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। या फिर जो आपने ऊपर 5 कंडीशंस पढ़ी हैं वैकेंसी यानी कि रिक्तता की, उन 5 कंडीशंस में से बस पहली वाली कंडीशन हटा दो कि 5 साल पूरे हो गए, उसके अलावा जो नीचे की 4 कंडीशंस थी, तो वैकेंसी वाली 4 कंडीशन, वैकेंसी वाली 5 में से नीचे की 4 कंडीशन, और एब्सेंस की तो खैर पूरी कंडीशन, तो 4 प्लस 1 ये, तो टोटल 5 कंडीशंस ऐसी हैं जब प्रेसिडेंट के पद को वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। समझ में आई? भले ही थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए। पक्की बात है? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये इतनी बारीक बातें हैं ना साहब, बिल्कुल अता पता नहीं आता, व्यक्ति को हवा ही नहीं लगती, बोले कहां से क्या आ गया। ठीक है ना? अच्छा, अब सुनिए। अब लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हो गया, अब लेकिन अगर ऐसा हो गया कि प्रेसिडेंट भी नहीं है कुछ समय के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को आना था वो भी नहीं है, मतलब वो पांचों की पांचों कंडीशंस आप इमेजिन कर लीजिए। क्या हुआ बेटा, कुछ काम है? क्या काम है? अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है ना, होने ही वाला है मेरा अभी लेक्चर। तो जो 5 की 5 कंडीशन जिसमें प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, समझे आप बात को? अगर उन पांचों कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर उनकी जगह कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब ये प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो फिर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट का काम संभालेंगे। तो प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर जज। लेकिन सबसे बड़ा खेल क्या था दोस्तों, समझना कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब प्रेसिडेंट की पोस्ट को वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे, ये सबसे बड़ा खेल था। तो रिक्तता वाली, वैकेंसी वाली 4 कंडीशन और अनुपस्थिति एब्सेंस वाली पूरी कंडीशन, तो 4 + 1 5 है ना, 5 कंडीशन है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद इसको हम खत्म कर लेते हैं, यहां से हम अगले लेक्चर चलेंगे। ठीक है ना, पावर हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। जब व्हेन एनी पर्सन, जब कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं, तो उस दौरान प्रेसिडेंट वाली सारी शक्तियां इनको भी मिलती हैं, प्रेसिडेंट वाली सैलरी भी इनको मिलती है, और राष्ट्रपति भवन में रहने की सुविधा भी इनको मिलती है। ये सिंपल पॉइंट था कि जब वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर जज जब ये प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं, तो उस दौरान इनको प्रेसिडेंट वाली सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, भले ही 15 दिन के लिए मिले, एक महीने के लिए मिले, 2 महीने के लिए मिले या 3 महीने के लिए मिले। इतनी बात क्लियर हो गई बस। तो आज के लेक्चर को दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज बहुत गहरी गहरी बातों को जो है हमने सीखा है, और उम्मीद करता हूं कि इस साल पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो तगड़ी चीजें हो रही हैं। मेरी जो YouTube पे कंटिन्यूटी है वो अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए आऊँ, और कारण बड़ा ही सिंपल है, कंटिन्यूटी क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2025, ध्यान से तारीख सुनना, 1 अक्टूबर 2025 को हम एक डब्बा लॉन्च कर रहे हैं। क्या लॉन्च कर रहे हैं? डब्बा, पैकेट। और उस डब्बे में प्रीलिम्स की 10 यूनिट से संबंधित 10 बुकलेट होंगी। क्या होंगी? 10 बुकलेट प्रिंटेड, कोई ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन कोर्स हमारा अलग है, उसके जलवे अलग है, लेकिन ये पहली बार AKS एकेडमी ऑफलाइन मटेरियल लॉन्च कर रही है। और ये जो ऑफलाइन मटेरियल का पैकेट है ना, 10 बुकलेट का, ये आपको प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करने में इतनी मदद करेगा कि कोई ठिकाना नहीं है। तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर
फरवरी में प्रीलिम्स की उम्मीद है और पूरा जनवरी, 4 महीने में 10 किताबें पढ़ना। और सारी किताबें ऐसी होंगी केवल प्रीलिम्स स्पेसिफिक, कोई आलतू फालतू की बात नहीं, कोई कहानीबाजी नहीं, फैक्ट और फैक्ट को समझाने का सरल तरीका। तो उसको बनाने में आप सोचिए कितना समय जाएगा। और दुनिया केवल लॉन्च करती है हिंदी मीडियम, और एकेएस एकेडमी कभी भी सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश के लिए काम नहीं करती। एकेएस एकेडमी का मतलब ही है इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, हिंदी मीडियम ऑल्सो। एक पैकेट बनेगा इंग्लिश मीडियम का और एक पैकेट बनेगा हिंदी मीडियम का। कितनी कीमत उसकी रहेगी वो हम आपको तभी बता देंगे जब वो प्रिंट आउट वगैरह होके आएगा। सब कुछ देखना पड़ेगा भैया, उसमें टीम की मेहनत लगी है, प्रिंट आउट कॉस्ट लगेगा, आपके तक घर तक भी पहुंचाना है। लेकिन इतना समझ लीजिए, जितने में आप प्रिंट करवा के लाओगे लेके आओगे उससे कम में हम आपको देंगे। तो ये जो 2 पैकेट बन रहे हैं ना, इसमें दिन रात की मेहनत है। और अगर मैं इसकी बारीकी से इस पर नजर नहीं रखूंगा तो ये काम अच्छा नहीं हो पाएगा, फिर क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तो मैं हर चीज को बारीकी से स्टडी करता हूँ और समय दोस्तों उसमें जाता ही है, समझ रहे हैं आप। तो मैं भी बैक ऑफ द माइंड प्रीलिम्स को ही निकालने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था, पता है, कि एकेएस एकेडमी का ऑफलाइन मटेरियल पैकेट में पैक होके लोगों के घर पर कोरियर के माध्यम से पहुंचे। और वो केवल वही घिसी पिटी चैट जीपीटी और कॉपी पेस्ट वाली किताबें ना हो कि बस पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। कितने संस्थान ऐसे हैं जल्दबाजी में बस किताब छापने के लिए कवर पेज बना देते हैं सुंदर सा, उसके अंदर देखो तो कुछ खोपड़ी में ही नहीं घुसता, पूरी पैराग्राफ भरा हुआ है, चैट जीपीटी का मटेरियल है, गूगल ट्रांसलेट है, हिंदी अलग भग रही है, इंग्लिश अलग भग रही है। इंग्लिश वालों की तो दिमाग की दही हो जाती है, इतना गंदा ट्रांसलेशन होता है। और हम एक एक शब्द को देखते हैं, सोचिए उसमें ट्रांसलेशन कितना परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, पढ़ते ही सुकून हो जाए, ऐसा लगे ही नहीं कि ट्रांसलेशन हुआ है, ओरिजिनल। तो समय जाता है साहब, और पूरा समय आपके भले के लिए ही जा रहा है। तो 1 अक्टूबर को ना धमाल हो जाएगा, पैकेट होगा लॉन्च, मजा आ जाएगा, घर पे पहुंचेगा आपके। तो आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, नहीं, ले सकते हो आप। यूट्यूब पर भी हमारा प्रीलिम्स पढ़ो, हमारी किताबों से भी आप प्रीलिम्स पढ़ो। प्रीलिम्स का अलग से स्पेसिफिक कोर्स तो हम कोई चलाते नहीं है, पूरा प्रीलिम्स फ्री में ही पढ़ाते हैं। हालांकि हमारे एप्लीकेशन पे प्रीलिम्स का एक अलग से कोर्स है 700-800 रुपए का, लेकिन हम स्टूडेंट्स को मना करते हैं, बोले भाई क्यों ही लेते हो, प्रीलिम्स फ्री में ही पढ़ लो हमसे। या मैंने सेल्फ स्टडी की भी प्रीलिम्स की वीडियो बनाई हुई है, बुक लिस्ट वाली, उनको यूज करो। प्रीलिम्स के मेरे पास अगर कोर्स पढ़ने आना है ना, तो मेंस का कोर्स पढ़ने आओ, जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ उसी को मैं आपको ऑनलाइन मेंस कोर्स में देता हूँ। उसमें मैं आपकी ऑटोमेटिकली प्री कवर करवा दूंगा, समझ रहे हैं। तो बस वो बुकलेट वाली कहानी है, बाकी तो और कोई बात नहीं है। मुलाकात करता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।